हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज मैं लाई हूँ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीसीएस का टेस्ट नंबर 3 है। तो टेस्ट नंबर 3 हम करेंगे। तो टेस्ट नंबर 3 और इसके पहले टेस्ट नंबर 1 और 2 हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए टेस्ट देखिए। जैसा कि नोटिफिकेशन आ चुका है, बम्पर भर्ती तो नहीं बोलूँगी क्योंकि आएँगी भी भर्तियाँ, तो मान लो अभी 220 पोस्ट के लिए आई हैं, लेकिन पोस्टें बढ़ेंगी। तो आप उसकी टेंशन बिल्कुल ना करें, एग्ज़ाम को मज़बूती से करें। और कॉम्पिटिशन बहुत हाई होने वाला है। आप ज़रा सोचिए, जब आरओ में 11 लाख लोगों ने फॉर्म फिल अप किया है, तो यूपीपीसीएस का क्या हाल होगा। तो चलिए, इसकी तैयारी को मजबूत करने के लिए आप घटना चक्र को कंप्लीट करिए, 2-3 बार घटना चक्र को रिवाइज़ करिए, साथ ही साथ टेस्ट दीजिए। और मैं पहले ही टेस्ट करवा रही हूँ यूपीपीसीएस का, यूपीएससी का और आरओ सबका टेस्ट करवा रही हूँ। आपको सबका टेस्ट मिल जाएगा हमारे प्लेलिस्ट में। तो ठीक है, हमारे चैनल को ज्वाइन करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम मोटिवेट होके आप लोग के लिए कंटिन्यू ये कर सकें। ओके, अगर आप कंटिन्यू चाहते हैं ये सब चीज़ें हों, तो आप प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो स्टार्ट करते हैं हम एक कोट के साथ। सफलता का रहस्य एक दिवसीय नहीं, उसके पीछे की कठिनाइयाँ भी अनगिनत होती हैं। तो आज तो आपके सामने कठिनाइयाँ हैं, प्रिपरेशन करना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन एक दिन कठिनाइयाँ हटेंगी और आप एक बहुत ही सक्सेसफुल इंसान बन के निकलेंगे। लेकिन आपको अभी मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। तो एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, तो टेस्ट करते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपना टेस्ट मोटिवेशन के साथ। तो अब हम अपना टेस्ट करेंगे। तो मॉडर्न इंडिया का है। तो जो पहला टेस्ट था वो एंशिएंट हिस्ट्री का था, सेकंड मिडिवल का था और थर्ड है मॉडर्न इंडिया का। तो पूरे वो 150 क्वेश्चन का होता है। तो आप एक काम करिए, A4 साइज को पेपर लीजिए और उसमें 150 तक पूरा नंबरिंग करिए और टेस्ट की तरह इसको सॉल्व करिए और बताइए आपके लास्ट में मार्क्स कितने आ रहे हैं। ठीक है, अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई परेशानी हो, कोई क्वेश्चन आपको गलत लग रहा है या कुछ भी, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। हम उस क्वेश्चन को चेक करेंगे और आपको सही आंसर प्रोवाइड करेंगे। लेकिन आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है? तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। तो इंसान ही है, गलती हो जाती है, तो अगर कहीं गलती हो जाती है तो आप प्लीज़ उसको बताइएगा। हम सुधार करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो चलिए टेस्ट नंबर 1 का क्वेश्चन है, सॉरी टेस्ट नंबर 3 का नंबर 1 क्वेश्चन है। अवध साम्राज्य के बारे में किसने कहा था कि एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी, ये किसने कहा था कि एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी? ये बात लॉर्ड डलहौजी ने, हेनरी हॉर्डिंग ने या चार्ल्स बॉल ने या लॉर्ड विलियम बेंटिक ने? तो ये किस लॉर्ड डलहौजी ने कहा था। तो उसने कहा था, उन्होंने ये बात 1851 में कही थी। 1856 में राज्य को औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। सेकंड है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1856 का सारांश समझौता तालुकदारों को हटाने के लिए आगे बढ़ा और अवध के तालुकदारों और उनके किसानों ने भी अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में भाग लिया। और इसमें से कौन सा कथन सही है? तो ये जो है दोनों के दोनों कथन सही है। नेक्स्ट है तीसरा, बक्सर की लड़ाई के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कमांडर कौन था? हेक्टर मुनरो, विशाल गुलाब, लॉर्ड एमहर्स्ट ने या रॉबर्ट क्लाइव? तो बक्सर की लड़ाई कब हुई थी ये बताइए आप। मैं तो आंसर बताऊंगी, लेकिन आप बताएंगे बक्सर की लड़ाई मतलब बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो ठीक है, तो उस टाइम थे क्या पूछा है, बक्सर की लड़ाई दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कमांडर कौन थे? तो बक्सर की लड़ाई मेजर हेक्टर मुनरो की कमान वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और बंगाल, अवध और मुगल साम्राज्य के सहित भारतीय राज्यों के गठबंधन की संयुक्त सेना के बीच हुआ था। तो आंसर होगा हेक्टर मुनरो। नेक्स्ट है, अनार्य दोष परिहार मंडली के संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फुले, बाबा साहेब अम्बेडकर, गोपाल बाबा वलंगर या ईवी रामास्वामी नायकर? तो ये कौन थे दोष परिहार मंडली के? तो वो थे गोपाल बाबा वलंगर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राम मोहन राय एक नए धर्म की स्थापना करना चाहते थे। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना की थी। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो केवल एक, केवल दो, केवल तीन या सभी के सभी? तो इसमें जो सही होगा आंसर केवल एक सही होगा, सॉरी पहला गलत होगा और सही होगा बी। तो राजा राम मोहन राय नए धर्म की स्थापना करना चाहते थे। राजा राम मोहन राय कोई नया धर्म स्थापित नहीं करना चाहते थे,
वह केवल हिंदू धर्म में घुसी हुई कुरीतियों को शुद्ध करना चाहते थे, इसलिए पहला गलत है। दूसरा सत्य है। अगला है छठवां, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? केशव चंद्र सेन, देवेंद्र नाथ टैगोर या ईश्वर चंद्र विद्यासागर या आत्माराम पांडुरंग? तो जो है ये है तत्वबोधिनी सभा, तो ये तो पता ही होगा। तो इसके हैं देवेंद्रनाथ टैगोर। 6 अक्टूबर 1839 को, ठीक है। देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वरंजनी सभा की स्थापना की थी, जिसे कुछ ही समय बाद तत्वबोधिनी सभा का नाम दिया गया था। नेक्स्ट है, कौन हेनरी विवियन डेरोजियो को बंगाल की आधुनिक सभ्यता के अग्रदूत, हमारी जाति के सिपाही पिताजी के रूप में वर्णन करता है, जिनके गुणों से सम्मान मिलेगा और उनकी सफलताओं पर सबसे विनम्र विचार किया जाएगा? तो कौन थे हेनरी विवियन डेरोजियो? तो वो थे राजा राम मोहन राय या सुरेंद्र बनर्जी, ईश्वरचंद्र विद्यासागर या बाल शास्त्री जंभेकर? तो इसका आंसर होगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने डेरोजियो का वर्णन बंगाल की आधुनिक सभ्यता के अग्रदूतों, हमारी जाति के सिपाही पिताओं के रूप में किया था, जिनके गुणों से सम्मान मिलेगा और उनकी असफलताओं पर सबसे विनम्र विचार किया जाएगा। नेक्स्ट है, ज्योतिबा फूले को महात्मा गांधी की उपाधि किसने दी? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, बी महात्मा गांधी ने, सी सुभाष चंद्र बोस ने, विठल राव कृष्ण जी वदेंकर ने? तो ये ऑप्शन हो जाएगा डी, विठल राव कृष्ण जी वदेंकर। तो ज्योतिबा फूले को 1888 में एक अन्य महाराष्ट्रीयन समाज सुधारक विठल राव कृष्ण जी वदेंकर द्वारा महात्मा की उपाधि दी गई थी। किसने कहा था कि हमारी मातृभूमि के लिए दो महान प्रणालियों, हिंदू धर्म और इस्लाम का जंक्शन ही एकमात्र आशा है? राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी? तो इसका आंसर होगा स्वामी विवेकानंद, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दयानंद सरस्वती ने वैदिक शिक्षा के पुनरुद्धार का आह्वान किया। मूल शंकर दयानंद सरस्वती का दूसरा नाम था। कौन सा कथन इसमें सही है? तो इसमें जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा दोनों के दोनों कथन सही, मतलब ऑप्शन सी। तो दयानंद सरस्वती के की ओर लौटो का नारा वैदिक शिक्षा और धर्म की वैदिक शुद्धता के पुनरुद्धार का आह्वान था, न कि वैदिक काल के पुनरुद्धार का, ठीक है। वैदिक शिक्षा के पुनरुद्धार का आह्वान किया था, वैदिक कला, ठीक है, दोनों के दोनों सही हैं। नेक्स्ट है, देवबंद स्कूल ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन का विरोध किया। रहनुमाई मजदाइसन सभा की स्थापना 1851 में हुई थी। तो इसमें कथन सत्य कौन सा है? तो इसका जो कथन हो जाएगा वो सत्य होगा। देवबंद स्कूल की, तो ये जो होगा, देवबंद स्कूल के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन का विरोध किया गया। तो ये कथन गलत है, क्योंकि राजनीतिक मोर्चे पर देवबंद स्कूल ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन का स्वागत किया था और विरोध नहीं किया था, स्वागत किया था। और नेक्स्ट है, ये बाकी दूसरा सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शहर में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई? लंदन, न्यूयॉर्क, योकोहामा, मॉस्को? तो वो जो हुई थी वो हुई थी न्यूयॉर्क में। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम H.P. ब्लावत्स्की और कर्नल अलकॉट ने 1875 न्यूयॉर्क में की थी। 1882 में सोसाइटी का मुख्यालय भारत में मद्रास के पास अडयागर स्थापित किया गया था, ठीक है। तो ये जो होता है, नेक्स्ट करेंगे, न्यूयॉर्क में थी, याद कर लीजिए। नेक्स्ट है 13वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत का पहला राजनीतिक संगठन नहीं था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के राजनीतिक संघों पर शिक्षित मध्यम वर्ग का प्रभुत्व था। इसमें से कौन सा कथन सत्य है? तो दोनों के दोनों कथन सत्य हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट कथन है 14वां, सॉरी क्वेश्चन है, भारत में चिकित्सा का अभ्यास करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कदम्बिनी गांगुली, बसंती देवी या प्रतिलता वादेदार या कल्पना दत्ता? तो वो जो थी कदम्बिनी गांगुली थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कार्रवाई के द्वारा निदेशक न्यायालय और नियंत्रण बोर्ड को खत्म कर दिया गया? भारत सरकार अधिनियम 1961, भारत सरकार अधिनियम 1858, चार्टर अधिनियम 1891 में, चार्टर अधिनियम 1813? तो खत्म किया था ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1858 में।
तो इसमें डायरेक्टर ऑफ बोर्ड कंट्रोल को खत्म कर दिया गया था और ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आंदोलन के उग्रवादी नेता थे? लाला लाजपत राय, अरविंद घोष और बाल गंगाधर तिलक। तो इसमें उग्रवादी नेता के बारे में पूछा है, तो इनमें जो थे सभी के सभी उग्रवादी नेता थे सभी। 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट। तो वो जो किया था, तो इन्होंने किया था किसने? ये तो आपको पता ही होना चाहिए। तो ये किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनारस का अधिवेशन गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। नेक्स्ट है दादा भाई नौरोजी, ठीक है। दादा भाई नौरोजी के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही नहीं है? वो 1892 में ब्रिटिश संसद के लिए चुने गए। उन्होंने लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन की स्थापना की। वह कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में 3 बार चुने गए। उन्होंने केसरी और मराठा का संपादन किया। तो ये जो है इसका होगा ये डी गलत होगा, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक ने केसरी और मराठा का संपादन किया था, बाकी कथन सत्य हैं। 19वां है निम्नलिखित में से किस कार्रवाई से कंपनी का चीन के साथ व्यापार और चाय पर एकाधिकार समाप्त हो गया? तो किसके द्वारा? 1833 का चार्टर अधिनियम, 1813 का चार्टर अधिनियम, 1793 का चार्टर अधिनियम या 1784 का? तो ये जो हुआ था 1833 के चार्टर के अधिनियम के तहत। नेक्स्ट है 20वां, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुई थी? लॉर्ड वेलेस्ली या लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड हार्डिंग या विलियम बेंटिक? तो वो जो हुई थी वो हुई थी वेलेस्ली वेलेस्ली ने 1798 से 1805 में रंगरूटों के प्रशिक्षण के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। और नेक्स्ट है सार्वजनिक सेवाओं में एचिसन समिति 1886 की स्थापना किसने की? लॉर्ड डफरिन ने, लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड मेयो ने? तो वो जो की थी लॉर्ड डफरिन ने की थी। लोक सेवा आयोग की नियुक्ति जिसे सर चार्ल्स एचिसन के अधीन एशियन आयोग के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन, विलियम बेंटिक या लॉर्ड कैनिंग? तो वो जाना जाता है रिपन को। तो लॉर्ड रिपन सरकार चाहती थी कि प्रांतीय सरकार या स्थानीय निकायों के मामले में वित्तीय विकेंद्रीकरण के उसी सिद्धांत को लागू करें जो लॉर्ड मेयो की सरकार ने उनके शुरू में किया था। नेक्स्ट है 23वां, भारतीय कारखाना अधिनियम 1891 के तहत निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। इसने बच्चों के लिए काम के घंटे को घटाकर दिन के 9 घंटे तक सीमित कर दिया। इसमें महिलाओं के लिए प्रतिदिन अधिकतम कार्य 11 घंटे निर्धारित किया था। इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? कथन 1, कथन 2 या ना तो 1 ना तो 2 या दोनों के दोनों? तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये जो होगा ये होगा ए, क्योंकि इसमें घंटों को घटा के 7 घंटे कर दिया गया था, ना कि 9। तो पहला गलत है, पहला गलत है, इसलिए पहला गलत, दूसरा सही है। महिलाओं की 11 घंटे की गई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 24वां, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? एओ ह्यूम, जॉर्ज यूल, विलियम बेडनबर्न और लॉर्ड कॉर्नवालिस? तो ये जो थे वो थे क्या था भारतीय राष्ट्रीय, तो जॉर्ज यूले। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले यूरोपीय जॉर्ज यूले थे। उन्होंने 1888 में इलाहाबाद में आयोजित कांग्रेस के चौथे सत्र की अध्यक्षता भी की थी। नेक्स्ट है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित होने पर भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कौन सा? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम में गवर्नर कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एल्गिन प्रथम, लॉर्ड लीटन? तो वो थे उस समय लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग। यह अधिनियम समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों के कारण बनाया गया था। नेक्स्ट है ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त निम्नलिखित में से कौन सा आयोग अकाल आयोग था? अकाल आयोग, रिचर्ड स्टैची आयोग, रेले आयोग, मुदलियर आयोग या हंटर कमीशन? तो वो जो था वो था रिचर्ड स्टैची आयोग का अकाल से निपटने के लिए सामान्य रणनीति और सिद्धांत विकसित करने के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट है भारत में डचों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। डचों ने भारत में अपना पहला कारखाना 1605 में मछलीपट्टनम में खोला। डचों का भारत में पतन पुर्तगीज एवं डचों के मध्य बेदारा के युद्ध से हुआ था। तो कौन सा सत्य है? इसमें से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला सत्य है। डचों ने भारत में पहला कारखाना 1605 में मछलीपट्टनम में डचों ने पहला कारखाना मछलीपट्टनम में खोला। मछलीपट्टनम से डच लोग नील का आयात करते थे, ये सत्य है। दूसरा गलत क्यों है?
डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 में जो है अंग्रेजों और डचों के मध्य बेदरा के युद्ध से हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना ने रॉबर्ट क्लाइव नेतृत्व किया था। तो मध्य डचों का भारत में पतन पुर्तगीज एवं डचों के मध्य नहीं हुआ था, ये हुआ था अंग्रेजों और डचों के मध्य, पुर्तगीज नहीं अंग्रेजों और डचों के मध्य हुआ था। अगला 28वां, भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के कालक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। भारत में पुर्तगीज सबसे पहले आए और सबसे अंत में वापस गए। भारत में फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी सबसे बाद में आई। कौन सा कथन इसमें सत्य है? तो दोनों के दोनों कथन सत्य हैं। मैसूर राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं को उनके बढ़ते कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। रंगपट्टनम की संधि में मैसूर राज्य का बंटवारा, हैदर की अंग्रेजों के साथ मद्रास की संधि। तो ये जो हुआ था रंगपट्टनम की संधि, मैसूर राज्य का बंटवारा जो हुआ था, ये हुआ था 1792 में। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, 1792 में हुआ था। और उसके बाद हैदर की अंग्रेजों के साथ मद्रास की संधि जो हुई थी, वो हुई थी अंग्रेजों से साथ मद्रास की संधि 1769 में। और उसके बाद कृष्णराज वाडियर द्वितीय का शासन जो था लगभग 1761 के नियर अबाउट था। तो पहले ये हो जाएगा 1761, मतलब 3, 2, 1 ऑप्शन हो जाएगा सी। डुप्ले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डुप्ले फ्रांसीसी गवर्नर था जिसके समय कर्नाटक हैदराबाद के उत्तराधिकारों को लेकर युद्ध हुए। डुप्ले को 1754 में फ्रांस वापस बुला लिया गया। तो कौन सा कथन इसमें सत्य है? तो दोनों के दोनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है 31, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में हुई निम्नलिखित संधियों को उनके घटते कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सूरत की संधि, पुरंदर की संधि, सालबाई की संधि। तो कब क्या हुई थी? ठीक है, तो जो सूरत की संधि हुई थी ये हुई थी 1775 में, 1775 में। और पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1776 में। और साराबाई की संधि कब हुई थी? 1782 में। इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा 3216 सी। ब्रिटिश कंपनी ने निम्नलिखित में से किन माध्यमों से जमींदारों पर अपना नियंत्रण मजबूत किया? जमींदारों की सैन्य टुकड़ियों को भंग कर दिया, स्थानीय पुलिस एवं न्याय की शक्ति उनसे छीन ली गई, कलेक्टर का कार्यालय जमींदारों को नियंत्रण करने का एक साधन बन गया। इसमें से कौन सा कथन सत्य है? तो सभी के सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राच्यवादी विद्वान था? डॉक्टर एच विल्सन या लॉर्ड मैकाले या एच.टी. प्रिंसेप? उपयुक्त में से कितने सही हैं? प्राच्यवादी विद्वान कौन सा था? तो ये हो जाएगा आपका केवल 2। कौन से हैं? तो डॉक्टर एच.एल. विल्सन और एच.टी. प्रिंसेप के नेतृत्व में प्राच्यवादियों ने शिक्षा के माध्यम के संस्कृत, अरबी और फारसी की वकालत की। दूसरी ओर चार्ल्स ट्रेवेलेंस और कौन थे? चार्ल्स ट्रेवेलियन और एल फिंस्टन के नेतृत्व में अंग्रेजों ने अंग्रेजी के माध्यम से पश्चिमी शिक्षा का प्रचारण किया। मैकाले की पश्चिमी शिक्षा का समर्थक था ये सब। तो कौन से ये हो गए? और पश्चिमी शिक्षा मैकाले भी ये थे, मैकाले थे और एच.पी. विल्सन थे। तो ये दोनों हो गए, तो ऑप्शन हो जाएगा ये दोनों हैं, ये नहीं है। एच.टी. प्रिंसेप है, एच.एल. विल्सन नहीं है शायद। एक मिनट, एच.ए. विल्सन, हाँ ये नहीं है, ये दोनों है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 2। ये नहीं है, बाकी ये दोनों है। नेक्स्ट है 34 नंबर का क्वेश्चन, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बंगाल के राज्यपाल के पद को बंगाल का गवर्नर जनरल में बदल दिया गया। और नेक्स्ट है गवर्नर जनरल के लिए 4 सदस्यों की कार्यकारी परिषद गठन की गई। और कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। कंपनी को भारत में अपने क्षेत्रीय संपत्ति बनाए रखने की अनुमति दी गई। तो सभी के सभी ऑप्शन सही हैं। आजादी के बाद के निम्नलिखित घटनाक्रमों को बढ़ते हुए कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। कश्मीर के भारत में विलय संबंधी पत्र पर दस्तखत, पाकिस्तान के साथ पहला युद्ध विराम घोषित, महात्मा गांधी की गोली मार हत्या और जवाहरलाल नेहरू के अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री। तो इन सब कूटों को सही क्रम में लगाना है, देखना है कौन सा सही है। तो आपको जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था दोस्त? तो पहले कश्मीर का विलय की बात कर लें।
तो कश्मीर का विलय कब हुआ था? तो ये कश्मीर का विलय 26 अक्टूबर को हुआ था। 26 अक्टूबर 1947 को हुआ था कश्मीर का विलय। और पाकिस्तान का पहला युद्ध विराम कब हुआ था? तो ये था 1749 को। ये हुआ 47 को, ये हुआ 49 को। और 30 जनवरी को 1948 को बिड़ला हाउस में राष्ट्रपति गांधी जी की गोली मारकर हत्या हुई थी। ये हुई थी 1948 में। देखिए 47, ये 48 है, ये 47 है, 49 है। और जवाहरलाल नेहरू का अंतरिम सरकार मतलब बनाने का कब हुआ? तो 26 जनवरी, 1 मिनट। तो अंतरिम सरकार तो 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू का अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री बने थे। तो ये 46 हो गया जवाहरलाल नेहरू का। फिर हो गया 46, फिर कश्मीर का विलय। ऑप्शन है 4-1 हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, 4-1-3-2। अंतरिम सरकार 1946 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतरिम सरकार के कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष के रूप में वेवेल तथा लॉर्ड माउंटेन दोनों ने कार्य किया। और नेक्स्ट है दोनों ने कार्य किया। अंतरिम सरकार में राष्ट्रमंडल संबंधों का प्रभारी भारत का वायसराय था। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? तो जो कथन सही है ये दोनों, एक मिनट का असत्य कथन पूछा है, गलत। तो दूसरा गलत है, क्योंकि अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष विदेश मामलों और राष्ट्रमंडल संबंधों के प्रभारी को रूप में जवाहरलाल नेहरू पदासीन रहे, इसलिए दूसरा गलत है। और नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है जिन्ना ने राजगोपालाचारी फार्मूले का समर्थन किया था। कारण है इसने अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तानी की अवधारणा का समर्थन किया था। इसमें से कौन सा सही है? तो जो कथन सही है ये ए सही है, ए गलत है, आर सही है। तो ठीक है, देखते हैं। तो 1944 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य सहयोग बढ़ाने हेतु कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजगोपालाचारी ने व्यक्तिगत स्तर पर किए गए अपने प्रयासों के तहत एक फार्मूला प्रस्तुत किया, जिसे राजगोपालाचारी फार्मूला कहा जाता है। गांधी जी ने इस फार्मूले का समर्थन किया और इस फार्मूले के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित थे। मुस्लिम लीग कांग्रेस द्वारा की जा रही भारतीय स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करें। और ये था कि युद्ध की समाप्ति के पश्चात एक कमीशन उत्तर पूर्वी व उत्तर पश्चिमी भारत में उन क्षेत्रों का निर्धारण करें जहां मुसलमान स्पष्ट बहुमत में हैं। इस क्षेत्र में जनमत सर्वेक्षण कराया जाए और उसके आधार पर तय किया जाए कि ये भारत से पृथक होना चाहते हैं कि नहीं। तो जिन्ना ने राजगोपालाचारी फार्मूला नहीं दिया था, किसने दिया था? ये मुस्लिम लीग के द्वारा दिया गया था। किसने दिया था? मुस्लिम लीग के मध्य सहयोग बढ़ाने हेतु कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी राजगोपालाचारी ने ही दिया था। तो ये दूसरा, पहला तो गलत है और दूसरा सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है रेडक्लिफ रेखा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस रेखा के तथ्यों को 13 अगस्त 1947 को प्रकाशित किया गया, जिसके आधार पर भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। रेडक्लिफ ने तत्कालीन भारत को 3 भागों में बांटा। तो इसमें कौन सा कथन सत्य है? तो ये जो सत्य है वो दूसरा सत्य है। तो 17 अगस्त 1947 को भारत पाकिस्तान से अलग करने वाली सीमा, जिसे रेडक्लिफ रूप में जानते हैं। बाकी दूसरा सही है, 3 भागों में बांटा, एक पश्चिम पाकिस्तान को, एक पूर्वी पाकिस्तान को और शेष भारत को। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में स्लो डाउन हड़ताल किसे कहा जाता है? तो 1940 के रेलवे हड़ताल को, या जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद की देशव्यापी हड़ताल को, या गांधी जी की अहमदाबाद मिल हड़ताल को, या ऊपर इनमें से किसी को नहीं। इसका आंसर होगा ऊपर में से कोई नहीं, क्योंकि 18 फरवरी 1946 को तकरीबन 1100 भारतीय नाविकों को हमीस HMIS हमीस तलवार के जहाजियों और रॉयल इंडियन नेवी ने भूख हड़ताल की घोषणा की, जो कि नौसेना भारतीयों की स्थितियां और उनके साथ व्यापार से प्रभावित था। इस हड़ताल को स्लो डाउन हड़ताल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। भारत छोड़ो का नारा गांधी जी ने दिया था। तो इसका जो आंसर होगा पहला सही है, दूसरा गलत है। दूसरा गलत क्यों है? तो गलत है, तो भारत छोड़ो का नारा एक समाजवादी और ट्रेड यूनियनवादी यूसुफ मेहर अली द्वारा गढ़ा गया था, जिन्होंने मुंबई के मेयर के रूप में भी काम किया था। मेहर अली ने साइमन गो बैक का नारा भी गढ़ा था। तो इन्होंने गढ़ा था, बाकी इन्होंने लगाया था। तो ये है यूसुफ मेहर अली। ठीक है,
41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आजाद हिंद सरकार के प्रधानमंत्री रास बिहारी बोस बने और आजाद हिंद सरकार ने अपनी औपचारिक सेना के रूप में आजाद हिंद फौज का गठन किया। कौन सा कथन सही है? इसमें जो कथन सत्य हैं ये दोनों के दोनों गलत हैं, क्योंकि 31 अक्टूबर 1947 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आजाद हिंद की अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा की। तो ये रास बिहारी ने नहीं की, ये किसने की थी? ये की थी सुभाष चंद्र बोस ने। अगला है, आजाद हिंद सरकार ने अपनी औपचारिक सेना के रूप में आजाद हिंद फौज का गठन किया। तो आजाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी का गठन आजाद हिंद सरकार के बनने से पूर्व ही 1942 में किया गया था। ठीक है, दूसरा गलत है। अगला नेक्स्ट है, कांग्रेस अधिवेशन है अध्यक्ष है 1946 का है। 1946 में है जेबी कृपलानी और 1947 में राजेंद्र प्रसाद। 1948 में कांग्रेस अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू। कौन सा सत्य है? इसमें से केवल 2 सत्य हैं, क्योंकि जो कांग्रेस का अधिवेशन था 1946 का 55वां अधिवेशन मेरठ में आचार्य जेबी कृपलानी के टाइम में हुआ था, सही है। कांग्रेस का 56वां 1947 में दिल्ली में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ में हुआ था, ये भी सही है। 48वां जो था इसमें जो थे पट्टाभी सीतारमैया थे, ये गलत है। जवाहरलाल नेहरू पट्टाभी सीतारमैया थे। नेक्स्ट है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में निम्नलिखित कथनों में से कौन सी घटनाएं हुई थी? द्वितीय विश्व युद्ध, शिक्षा का सैंडलर आयोग की नियुक्ति, तृतीय अफगान युद्ध। तो क्या हुआ था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम में? तो इसमें दूसरा तीसरा हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध नहीं हुआ था, क्योंकि लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो थे 1916 से 1921 तक भारत में थे, 1916 से 1921 के बीच। तो उसमें द्वितीय विश्व युद्ध कहाँ होगा? ठीक है, कुटखंडी प्रणाली के संदर्भ में क्या सत्य है? आदिवासियों की भू प्रणाली, पश्चिम भारत में प्रचलित अंग्रेजों की भू राजस्व प्रणाली, आंध्र प्रदेश में जमींदारी प्रथा का एक रूप, संथाल परगना में अपनाई गई नई प्रणाली। तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य हो जाएगा ए, सत्य हो जाएगा। कुटखंडी जो है वो प्रणाली आदिवासियों द्वारा भूमि का संयुक्त स्वामित्व है। इस प्रणाली के तहत मुंडा आदिवासी आमतौर पर जंगलों को साफ करते हैं और भूमि की खेती के लिए उपयुक्त बनाते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में भी कथन पर विचार कीजिए। इन्हें मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम में देश शासन को 8 प्रांतों में लागू किया गया। कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत है? तो उसमें कोई गलत नहीं है, दोनों के दोनों सत्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। दादा भाई नौरोजी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। रमेश चंद्र दत्त, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। एम.जी. रनाडे, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन विक्टोरीज एज। तो कौन सा इसमें सत्य होगा? तो केवल 2 सही हैं। तो दादा भाई नौरोजी ने लिखा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और रमेश चंद्र दत्त ने द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, सही है। और ये जो थे एम.जी. रनाडे, तो ये रमेश चंद्र दत्त ने ही लिखा था द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन विक्टोरियन एज। तो वो ये किसने लिखा था? रमेश चंद्र दत्त ने ही दोनों बुक लिखी। तो ऑप्शन हो गया तो सही। हंटर शिक्षा आयोग किस वर्ष गठित किया गया था? 1854, 1858, 1872 और या फिर 1882 में। तो हंटर कमीशन बना था 1854 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं थे? मदन मोहन मालवीय, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू और एस.ए. डांगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। तो सुभाष चंद्र बोस 1929 में अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे, जवाहरलाल नेहरू 1928 में, और एस.ए. डांगे जो 1947 में, मदन मोहन मालवीय इसकी अध्यक्षता नहीं की थी। निम्नलिखित में से कौन कानपुर षड्यंत्र केस के आरोपी थे? एम.ए. डांगे, रामचरण लाल शर्मा और सिंगारा वेलु चेट्टियार, उपर्युक्त सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। फिर नेक्स्ट है 50 नंबर का क्वेश्चन। हाफ सेंचुरी हो चुकी है आपकी। हाफ सेंचुरी मतलब 50 का हो गया, अभी तो 75 पे हाफ होगा आपका। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। इसमें आरंभिक चरण में आम नागरिकों की भूमिका बिल्कुल नहीं थी। बहादुर शाह जफर ने मुगल सम्राट के तौर पर इस विद्रोह को अपना समर्थन नहीं दिया था। कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें जो सही हो जाएगा, तो दोनों को दोनों सही नहीं है। 1 मिनट, दोनों के दोनों सही नहीं है। ठीक है, ये क्या दिया है? इसमें आरंभिक चरण में आम नागरिकों की भूमिका बिल्कुल नहीं थी। क्यों नहीं थी? तो बढ़ चल के आम नागरिकों ने भूमिका निभाई थी। और बहादुर शाह जफर के मुगल सम्राट के तौर पर इस विद्रोह को अपना समर्थन नहीं दिया था, क्यों? वो तो मेन थे, राजा बना दिए गए थे जबरदस्ती के। विद्रोह को अपना समर्थन दे दिया था और ठीक है, तो दोनों कथन गलत है।
51 है, ब्रिटिश कंपनी द्वारा बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया गया। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यह कंपनी जमींदारों के मध्य राजस्व नियंत्रण को प्रत्यक्ष संबंध पर आधारित था। इसके तहत जमींदारों को भूमि का स्वामी माना गया और साथ ही राजस्व समाहर्ता भी। कौन सा कथन सत्य है? पहला सही, दूसरा गलत है। दूसरा गलत क्यों है? क्योंकि एक मिनट, इसमें जो है एक ब्रिटिश कंपनी द्वारा बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया गया इसके संदर्भ में। तो एक कंपनी जमींदारों तो यह बंदोबस्त कंपनी और जमींदारों के मध्य स्वतंत्र राजस्व के प्रत्यक्ष संबंध पर आधारित था। सही है। इसके तहत जमींदारों को भूमि का स्वामी माना गया और राजस्व का समाहर्ता भी। तो इसके तहत जमींदारों को भूमि का स्वामी नहीं माना गया था, तो ये गलत है। और इसके साथ राजस्व समाहर्ता भी, तो ये गलत है। नेक्स्ट है, आधुनिक भारत में ब्रिटिश के अंतर्गत राजस्व प्रणाली में प्रयुक्त शब्द महाल से क्या तात्पर्य अभिप्राय है? तो ये जमींदारों के अंतर्गत संपदाओं के लिए प्रयुक्त होता था। यह बंगाल की दीवानी प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश द्वारा बनाए गए प्रशासनिक केंद्र थे। भू राजस्व मापने की इकाई थी। यह बड़े जमींदार और उनके कनिष्ठ सहयोगी द्वारा राजस्व नियंत्रण हेतु एक संस्था थी। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा पहला, ये जमींदारों के अंतर्गत संपदाओं के प्रयुक्त होता था। नेक्स्ट है, अनुशीलन समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अनुशीलन समिति की स्थापना प्रमोथा मित्तर ने की थी। इसकी ढाका अनुशीलन समिति और रिगंतर समूह की 2 शाखाएं थी। इसमें से कौन सा कथन सही? केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, या ना तो एक ना तो दो। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोनों के दोनों कथन सत्य हैं। कांग्रेस समाजवादी दल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस दल का प्रथम सम्मेलन 1934 में पटना में हुआ। इसकी स्थापना आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी एवं अशोक मेहता के प्रयत्नों से की गई थी। कौन सा कथन सत्य है? इसमें दोनों के दोनों कथन सत्य हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश शामिल नहीं थी? द्विसदनी विधायिका, सरकार का संसदीय स्वरूप, पूर्ण स्वराज्य, सिंधु को बंबई से अलग कर देना चाहिए। कौन सा सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो केवल तीसरा होगा, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट जो है अगस्त 1928 में प्रस्तुत की गई थी और पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय संविधान के मसौदे पर तैयार किया गया था। तो इसमें जो थे, भारत सरकार के संसदीय स्वरूप के मध्य औपनिवेशिक स्वराज दिया जाना चाहिए, द्विसदनी विधायिका जिसमें राज्यसभा प्रतिनिधि शामिल हो, तो ये था। ठीक है, तो द्विसदनी विधायिका जिसमें राज्यसभा प्रतिनिधि शामिल हो, ये सही है। तो इसमें सही उत्तर को चुनिए। मतलब सही नहीं था, द्विसदनी विधायिका सही ये था, लेकिन पूर्ण स्वराज की बात नहीं थी, बाकी सब सही है। तो इसमें गवर्नर जनरल कार्यकारी परिषद की सलाह पर निर्णय या सामूहिक रूप से विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगा, ये भी सही है। और जो है इसमें और पंजाब और मुस्लिम समुदायों के लिए कोई आरक्षित सीट नहीं होगी। हालांकि कम से कम ये 10% मुस्लिम आबादी वाले प्रांतों में मुस्लिम सीटें आरक्षित की जा सकती हैं, ये सब बात हुई थी। और इसमें बहुत सारी बातें हुई थी, जैसे अल्पसंख्यकों के लिए अलग निर्वाह क्षेत्र नहीं होगा, ये सारी चीजें बात की गई थी, लेकिन इसमें नहीं की गई थी पूर्ण स्वराज की बात। तो ये हो जाएगा आपका तीसरा, नहीं था, बाकी सब था। अगर दीपावली घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका घोषणा जो है, इसकी घोषणा लॉर्ड इरविन द्वारा की गई थी। भारत के औपनिवेशिक दर्जे से संबंधित है, तो ये जो हो जाएगा दोनों के दोनों कथन सत्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान वेवेल योजना से नहीं जुड़ा है? वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सभी दलों को प्रतिनिधित्व, गवर्नर जनरल वीटो का प्रयोग कभी नहीं करेगा, युद्ध समाप्त होने के उपरांत भारतीय स्वयं ही संविधान बनाएंगे। डी है, बी और सी दोनों सत्य हैं। तो इसका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा? वो ऑप्शन बी होगा। तो वेवेल योजना जून 1945 में प्रस्तुत की गई थी। वेवेल योजना की मुख्य बातें क्या थी? बातें ये थी कि वायसराय की कार्यकारी परिषद को पुनर्गठित किया जाए तथा उनमें सभी दलों को प्रतिनिधित्व दिया जाए। परिषद में वायसराय या सैन्य सैनिकों के अतिरिक्त शेष सभी सदस्य होंगे तथा प्रतिरक्षा विभाग वायसराय के अधीन होगा। कार्यकारी परिषद में मुस्लिम सदस्यों की संख्या सवर्ण हिंदुओं के बराबर होगी। ये सारी बातें इसमें की गई थी। ठीक है, हाँ, और ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के संबंध में तृतीय गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनथो, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड इरविन और लॉर्ड विलिंगटन। तो उस समय थे लॉर्ड विलिंगटन। ठीक है, तृतीय गोलमेज के समय 1931 से 1936 तक थे ये। और नेक्स्ट है कलकत्ता
कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन के समय निम्नलिखित में से किन लोगों ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जुड़े प्रस्ताव का विरोध किया? मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट और बिपिन चंद्र पाल। तो किया था सभी ने। नेक्स्ट है, गदर आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला लाहौर षड्यंत्र केस इसमें संबंधित था और लाला हरदयाल, बाबा हरनाम सिंह, बाबा रोहन सिंह भकना और गुरदीप सिंह आदि इस आंदोलन से जुड़े हुए थे। इसमें से कौन सा कथन सत्य है? पहला या दूसरा या एक दो दोनों, या ना तो एक ना तो दो? तो दोनों के दोनों कथन ये भी सत्य है। मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष कौन था? आगा खां, वकार उल मुल्क, नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क। इसमें जो सही है वो हो जाएंगे आगा खां, वकार उल मुल्क। तो इसकी स्थापना 1906 में आगा खां, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क ने नेतृत्व कमाई थी। वकार उल मुल्क मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष थे। ठीक है। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध निम्नलिखित में से किन वायसरायों के काल में हुए? लॉर्ड रिटन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन। तो किसके काल में हुए थे? ये हुए थे मतलब लॉर्ड लिटन और लॉर्ड रिपन के टाइम में। कब? तो ये लॉर्ड मतलब आंग्ल अफगान युद्ध जो हुआ था, अफगान युद्ध कहा जाता है। इतिहास में 3 अफगान युद्ध हुए थे। एक 1838 से 42 में, 1838 से 42 में हुआ था, और दूसरा जो हुआ था 78 से 80 में हुआ था, और तीसरा जो हुआ था वो 1919 में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे बाद में हुई? बैरकपुर छावनी में विद्रोह, सती प्रथा का उन्मूलन, अवध का विलय और सहायक संधि लागू होना। तो कब क्या हुआ था? तो बैरकपुर छावनी में विद्रोह हुआ था 1857 में, 1857 में। और सती प्रथा का उन्मूलन कब हुआ था? 1829 में। अवध विलय कब हुआ था? और अवध विलय 56 में हुआ था, 1856 में। और सहायक संधि कब हुई थी? 1798 में, 1798। देखिए अगर आपको समझ नहीं आता मैं बोल रही हूँ तो देख लीजिए, पेन की प्रॉब्लम है थोड़ा, भी समझ जाइएगा प्रॉब्लम को। तो इसका आंसर क्या होगा? सबसे बाद में हुई थी तो 1769 में सहायक संधि हुई थी, 1798 में। तो ये हो जाएगा आप इसमें से कौन सी घटना सबसे बाद में हुई थी? मतलब पहले नहीं हुई थी, बाद में हुई थी। तो बैरकपुर छावनी में 1857 में हुआ था, पहले क्या हुई थी? 1798 में सहायक संधि हुई थी। दांडी नमक यात्रा कहाँ से आरंभ हुई थी? साबरमती, सूरत, दांडी और पोरबंदर। तो दांडी यात्रा कहाँ शुरू हुई थी? साबरमती से। 1930 को साबरमती से शुरू हुई और 6 अप्रैल 12 मार्च से शुरू हुई थी और 6 अप्रैल 1930 दांडी समाप्त हुई। 65वां है, अधोगामी निस्पंदन का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? शिक्षा, व्यापार, भू राजस्व या उपर्युक्त कोई नहीं। तो ये जो है ये संबंधित है शिक्षा से। नेक्स्ट है, तेभाग आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये आंदोलन फ्लाइट कमीशन की सिफारिश के अनुरूप लगान की दर घटाकर तिहाई करने के लिए संघर्ष शुरू किया गया था। इनके साम्राज्य की पश्चिमी सीमा सिंधु नदी थी। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक दो, या न तो एक न तो दो? इसका जो आंसर होगा केवल एक। तो तेभागा आंदोलन बंगाल का प्रसिद्ध किसान आंदोलन था, या और जो है यह जो था फ्लाइड, इसके साम्राज्य की पश्चिम सीमा सिंधु नदी से नहीं थी। तो इस आंदोलन के महत्वपूर्ण नेता कंपारन सिंह एवं भवन सिंह थे। यह आंदोलन सर्वाधिक सशक्त आंदोलन था जिसमें किसानों को फ्लाइट कमीशन की सिफारिश के अनुरूप लगान की दर घटाकर तिहाई करने के लिए शुरू किया गया था। यह आंदोलन जोतदार बटाईदार के आंदोलन था और इस आंदोलन के महत्वपूर्ण नेता कंपारन सिंह एवं भवन सिंह थे। तो ये पश्चिमी सिंधु नदी में शुरू नहीं हुआ था, बंगाल का प्रसिद्ध किसान आंदोलन था। ठीक है। तो दूसरा है, कराची अधिवेशन 1931 में मौलिक अधिकारों का ड्राफ्ट किसने तैयार किया? सरदार पटेल ने, राजेंद्र प्रसाद ने, आचार्य नरेंद्र देव थे, या जवाहरलाल नेहरू ने? तो जवाहरलाल नेहरू ने। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मराठा पेशवा कौन था? तो मराठा पेशवा कौन थे? वो थे मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव। रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। रैयतवाड़ी व्यवस्था की सिफारिश सबसे पहले थॉमस मुनरो ने की थी। चार्ल्स रीड ने 1820 में बॉम्बे और मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी। इसमें से कौन सा कथन सही है? तो जो सही कथन है तो ये ना तो एक ना तो दो, क्योंकि रैयतवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश राज के दौरान शुरू हुई बहु राजस्व व्यवस्था थी और ये सबसे पहले थॉमस मुनरो। तो ये रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत थॉमस मुनरो ने की थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत थॉमस मुनरो ने 1820 से। इसमें पूछा है कौन सा कथन, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए।
थॉमस मुनरो ने की थी। चार्ल्स रीड 1820 में बॉम्बे में रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू हुई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत तो एक मिनट, इसका जो क्वेश्चन है अपोजिट दे दिया है, क्योंकि रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत सबसे पहले किया था चार्ल्स रीड ने, और इस बॉम्बे और मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी मोनरो ने। तो ऑप्शन हो गया डी। भारत में रेलवे के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में रेलवे के विकास की दिशा में सर्वप्रथम प्रयास गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग ने निजी कंपनियों के समक्ष रेल प्रणाली के निर्माण का प्रस्ताव रखकर किया। भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम रेलगाड़ी महाराष्ट्र स्थित मुंबई और ठाणे के बीच चलाई गई थी। तो इसका आंसर जो होगा कौन सा होगा, दोनों को दोनों सही है। नेक्स्ट 1833 के चार्टर के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इसे सेंट हेलेना अधिनियम भी कहा जाता है। इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत कंपनी अब विशुद्ध रूप से एक प्रशासनिक निकाय बन गई। इसमें से कौन सा कथन सत्य है? तो जो सत्य कथन है दोनों के दोनों है। नेक्स्ट है वुड्स डिस्पैच किस गवर्नर जनरल के काल में जुड़ा था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड हेस्टिंग और लॉर्ड कैनिंग। तो ये जुड़ा था लॉर्ड डलहौजी के टाइम में। चार्ल्स वुड उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे। उन्होंने भारत की भावी शिक्षा के लिए विस्तृत योजना बनाई थी। ठीक है, और वुड्स डिस्पैच ये जो है इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, क्योंकि ये पहला इतना व्यवस्थित, संतुलित, विस्तृत और बहुआयामी शिक्षा प्रस्ताव था जिसने ब्रिटिश शासन की शिक्षा की नीति को दिशा दिया। ठीक, अब नेक्स्ट है घेरे की नीति के संदर्भ में भी कथन विचार कीजिए। लॉर्ड हेस्टिंग ने इस नीति को लागू किया था। हैदराबाद के निजाम के साथ संधि के लिए इस नीति की शुरुआत की गई थी। इसमें से कौन सा कथन सही है? तो ना तो एक ना तो दो। तो ये जो है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ने इस नीति को शुरू किया था, ना कि लॉर्ड हेस्टिंग ने। तो वारेन हेस्टिंग ने शुरू किया था। और हैदराबाद के निजाम, तो इस दौरान कंपनी की नीति रियासतों से बढ़कर उन्हें शक्तिशाली रियासतों के विरुद्ध बफर स्टेट के में रखने की बात की थी। इलाहाबाद की संधि में इस नीति की शुरुआत की गई थी, जबकि हैदराबाद के निजाम के साथ ये संधि की निजाम के साथ सहायक संधि की शुरुआत हुई थी, ना कि घेरे की नहीं। तो इस तरह से हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1916 के लखनऊ समझौते के संबंध में सत्य है? तो इसमें तिलक द्वारा स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है नारा दिया गया। इस समझौते का विरोध मदन मोहन मालवीय ने किया। इसमें मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली को कांग्रेस ने स्वीकार किया। तो तीनों तो सत्य हैं। इनकी अध्यक्षता नेनी बेसेंट ने की थी। ये आपको क्या लग रहा है, सही है? तो बाल गंगाधर तिलक ने की थी। 1916 लखनऊ आयोजित दोनों में सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुई थी। इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, ना कि एनी बेसेंट, अंबिका चंद्र मजूमदार। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। पाकिस्तान की मांग के संदर्भ में लिखित कथन पर विचार कीजिए। मोहम्मद अली जिन्ना ने कभी भी स्वयं अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग नहीं की थी। 1933 में रहमत अली सर्वप्रथम पाकिस्तान का नाम सामने रखे थे। तो इसमें कौन सा सही है? तो केवल दूसरा सही है। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण में अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग की थी 1940 में। तो ये तो पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही है। कांग्रेस के विभिन्न अधिवेशनों के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। 1921 के अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया था। हरिपुरा अधिवेशन में रजवाड़ों को भी भारत की सरकार में शामिल किया गया था। इसमें कौन सा कथन सही है? तो दोनों के दोनों कथन सत्य हैं। कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? तो कैबिनेट मिशन की बात हो रही, तो इसमें जो है कौन सा सत्य नहीं? ये मिशन क्लेमेंट एटली के प्रधानमंत्री काल में आए, सही है। इस मिशन में कांग्रेस की ओर से बातचीत अब्दुल कलाम आजाद ने की, ये भी सही। 16 मई 1946 को मिशन में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, ये भी सही है। इस मिशन के प्रत्येक निर्वाचन के माध्यम से संविधान सभा का गठन की सिफारिश की गई, तो ये गलत है, क्योंकि इसमें ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। ये संघ ठीक है। तो इस मिशन में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस मिशन ने अपनी सिफारिश में कहा कि भारतीय संघ स्थापित होगा, जिसमें देशी या ब्रिटिश भारत के प्रांत सम्मिलित होंगे। यह संघ जो है वैदेशिक रक्षा तथा यातायात विभाग का व्यवस्था करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने, विवियन डिरोजियो ने, या ईश्वर चंद्र विद्यासागर या द्वारकानाथ टैगोर ने? तो वो किया था राजा राम मोहन राय ने। आत्मीय सभा का नाम दिया, मतलब किया था 1814 में।
फिर 80 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1859 और 60 के प्रसिद्ध नील विद्रोह में शामिल होते हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी, दिगंबर बिश्वास, दीनबंधु। तो इसमें जो शामिल हुए थे कौन से थे? तो केवल दूसरा दिगंबर बिश्वास। गांधी जी ने हिंद स्वराज का प्रकाश तो 1859 और 60 के बीच हुआ था नील की क्रांति। दिगंबर बिश्वास एवं विष्णु विश्वास नेतृत्व थे। वहीं दीनबंधु इसमें शामिल नहीं हुए, वरन उन्होंने एक नाटक नील दर्पण की रचना की। नेक्स्ट है, गांधी जी द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र पत्रिकाओं के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। स्वराज गांधी जी की गुजराती में प्रकाशित पत्रिका थी। नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन गांधी जी ने अंग्रेजी में किया था। इसमें से कौन सा सत्य है? तो दोनों के दोनों सही नहीं है, क्योंकि गांधी जी हिंद स्वराज स्वराज गांधी जी की गुजराती में प्रकाशित पत्रिका थी। तो गांधी जी की हिंद स्वराज प्रकाशन किया था, ना कि स्वराज का। उन्होंने हिंद स्वराज का किया था, स्वराज का नहीं किया था, तो पहला गलत हो गया। नेशनल हेराल्ड की बात करें तो तो नेशनल हेराल्ड प्रकाशन जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में किया था। गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू ने किया था। भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का प्रस्ताव किसने पेश किया था? भीमराव अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, आचार्य कृपलानी। तो वे जो किए थे वो किए थे जवाहरलाल नेहरू ने। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। तो मातंगिनी हजारा निम्नलिखित में से किस आंदोलन संबंधी थी? भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, पर में से कोई नहीं। तो इन्होंने किया था भारत छोड़ो आंदोलन का। ठीक है, तो सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही एक घटना घटी। 29 सितंबर 1942 के दिन एक बड़ा जुलूस तामलुक की कचहरी और पुलिस लाइन पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ा। मातंगिनी इसमें सबसे आगे रहना चाहती थी, किंतु पुरुषों के रहते एक महिला को संकट में डालने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा लेख पुस्तक भगत सिंह के द्वारा लिखे गए हैं? मैं नास्तिक क्यों हूँ, आज के युवा भगत सिंह जैसे कैसे बने, द रेड पैम्पलेट, उपर्युक्त सभी। तो क्या लिखा था? तो वो लिखा था सभी के सभी। नेक्स्ट है, माउंटबेटन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने भारत के विभाजन को रोकने के अंतिम वैधानिक प्रयास किया था। इसमें संविधान सभा द्वारा पारित किए जाने वाले संविधान को भारत के सभी भागों के लिए मानना अनिवार्य किया गया। तो कौन सा कथन सही? केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, या ना तो एक ना तो दो। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ना तो एक ना तो दो। तो ये योजना 3 जून 1947 को लाई गई। ठीक है, इसे विभाजन योजना भी कहा जाता है। इसमें भारत और पाकिस्तान दोनों के विभाजन को स्वीकार किया गया। इसे प्रावधान रखा गया कि संविधान सभा द्वारा पारित किए जाने के संविधान को भारत छोड़ो के भागों में लागू नहीं किया जाए जो इसे मानने को तैयार ना हो। तो ठीक है, तो ये सब दोनों कथन गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत हस्तशिल्प उद्योगों की बर्बादी के संबंध में सत्य है? विभिन्न देशों के रजवाड़ों के ब्रिटिश भारत में विलय, 1813 का चार्टर एक्ट, ब्रिटिश आर्थिक नीतियां। तो कौन सा सत्य है? इसमें हो जाएगा तीनों के तीनों सत्य है। अगला है, विद्रोह है और संबंधित स्थान है। रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश, और बाकी है खासी विद्रोह छोटा नागपुर, और रामोसी विद्रोह है ये महाराष्ट्र का। तो 1-3 सत्य है। रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश, समोसी विद्रोह महाराष्ट्र का। तो ये है खासी विद्रोह छोटा नागपुर का, तो ये गलत है। तो ये हुआ 1800 मेघालय का खासी विद्रोह मेघालय का है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट है, यह बंगाल आंदोलन के संदर्भ में कथन विचार कीजिए। आंदोलन बंगाल में क्रांतिकारी प्रभाव को कम करके ब्रिटिश समर्थक युवाओं का वर्ग तैयार करने संबंधी था। इस आंदोलन के प्रवर्तक हेनरी विलियम डेरोजियो थे। तो कौन सा कथन सत्य है? तो ये जो सत्य है दूसरा सत्य है, क्योंकि अंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक एंग्लो इंडियन हेनरी विलियम डेरोजियो थे। यह आंदोलन वर्ष 1828 में बंगाल में चलाया गया था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता, जमींदारों द्वारा किए जा रहे अत्याचारों से रैयत की संरचना और सरकारी नौकरियों में ऊंचे वेतनमान के भारतीय लोगों को नौकरी दिलवाना था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान 1919 के भारत शासन अधिनियम में शामिल था? हाई कमिश्नर की नियुक्ति केंद्रीय स्तर पर पहली बार, तो सदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था, प्रांतों में जय शासन, महिलाओं को सीमित मताधिकार। तो कौन सा सही है? तो तीनों, महिलाओं को सीमित मताधिकार, सभी के सभी कथन सत्य हैं। सामाजिक सुधारों के संदर्भ में कथनों विचार कीजिए। दास प्रथा का अंत गवर्नर जनरल एन बरो ने काल में किया गया। ठगी प्रथा का अंत गवर्नर जनरल बेंटिंग के काल में किया गया। विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता डलहौजी के काल में मिली। तो कौन सा कथन सही है? तो ये डी सही। तो ये सभी के सभी कथन सत्य हैं। ऑप्शन डी। वायुकाम सत्याग्रह के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। यह आंदोलन हरिजनों के मंदिर में प्रवेश से जुड़ा था। गांधी जी इस सत्याग्रह के समर्थन में त्रावणकोर गए थे। तो इसमें जो सत्य है दोनों के दोनों कथन सत्य हैं। तो वायु सत्याग्रह का एक प्रकार का गांधी जी का आंदोलन था। इस आंदोलन का नेतृत्व टी के माधवन के केलप्पन तथा
केपी केशव मेनन ने किया था। यह आंदोलन त्रावणकोर के एक मंदिर के पास वाली सड़क के अछूतों द्वारा उपयोग से संबंधित था। ठीक है। अगला क्वेश्चन 92 निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। लाल किला ट्रायल, कैबिनेट मिशन की घोषणा, नैसैनिक विद्रोह। उपरोक्त घटनाओं पर निम्नलिखित में से वायसराय के कार्यक्रम में संबंधित है। लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड लिथगो, लॉर्ड विलिंगटन, लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा लॉर्ड वेवेल। ठीक है। नेक्स्ट है इंडियन लीग संबंधित व्यक्ति, एक संगठन है, संबंधित व्यक्ति है। इंडियन लीग के से संबंधित कौन है? तो वो है शिशिर कुमार घोष और इंडियन एसोसिएशन आनंद मोहन बोस लंदन इंडिया, विनायक दामोदर सावरकर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। एक दो दोनों सही है, तीसरा सही नहीं है। तो तीसरा सही नहीं है क्योंकि ये जो लंदन इंडिया सोसाइटी के कौन है? तो एक मिनट, हाँ तो सॉरी, ठीक है। लंदन इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ये की थी दादा भाई नौरोजी ने। विनायक सावरकर ने, दादा भाई नौरोजी ने। बाकी तो सही है। स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। संस्थाओं की स्थापना की, सॉरी, स्वदेशी आंदोलन के समय निम्नलिखित में से कौन सी संस्थाएं की स्थापना हुई थी? डांस सोसाइटी, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, रंगपुर नेशनल स्कूल। तो कौन सा था? एक दो, दो तीन या एक तीन या प्रयुक्त सभी? तो इसकी जो आंसर हो जाएगा सभी के सभी। खिलाफत स्वराज पार्टी के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। काउंसिल परिषदों में प्रवेश को लेकर इस पार्टी की स्थापना हुई। गांधी जी ने इस पार्टी के राजनीतिक कार्यक्रमों का समर्थन किया था। इसमें कौन सा सत्य है? तो इसका जो सत्य होगा, दोनों को दोनों सत्य है। ब्रिटिश भारत के दौरान चिपीगर कौन थे? मोची, विशिष्ट ब्लॉक प्रिंटर, विशिष्ट बुनकर, विशिष्ट बावर्ची। तो वो जो थे वो थे बी, विशिष्ट ब्लॉक प्रिंटर। नेक्स्ट है जर्नल ऑफ एशियाटिक रिसर्च किसने शुरू किया? सरदार भगत सिंह, उत्तरी ब्रुक या विलियम जोन्स या जॉन्स निकोलस। तो ये जो शुरू किया था वो किया था विलियम जोन्स ने। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहन करने के लिए 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई और 1781 में कलकत्ता में केवल उर्दू भाषा के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए मदरसा स्थापित किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का मानना था कि पूर्व की ज्ञान त्रुटियां अवैज्ञानिक विचारों से भरा है। कौन सा कथन सत्य? केवल एक दो, दो तीन या एक तीन या केवल दो? तो इसकी जो आंसर हो जाएगी वो हो जाएगी एक और तीसरा सही है, ये गलत है। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1835 के शिक्षा अभियानों द्वारा उस शिक्षा के लिए अंग्रेजों को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। वुड डिस्पैच ने सिफारिश की कि प्रत्येक प्रांत में एक शिक्षा विभाग स्थापित किया जाना चाहिए। 1854 के बाद कंपनी ने स्थानीय भाषा की शिक्षा प्रणाली में सुधार करने का निर्णय लिया। कौन सा कथन सत्य? केवल एक दो, केवल एक तीन, केवल दो तीन या प्रयुक्त सभी? तो कौन सा कथन सही है? तो सभी के सभी कथन सत्य हैं। उनकी मुख्य विशेषताएं सामाजिक, धार्मिक और सुधार थी। सामाजिक और धार्मिक सुधार थे। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कानूनों पर भरोसा किया और बाल विवाह पर्दा प्रथा के उन्मूलन के लिए लगातार काम किया। राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक समस्याओं का विचार को प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का उद्घाटन किया जो कई वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ अपने वार्षिक सत्रों के लिए बैठक करता रहा। इस परिच्छेद में निम्नलिखित में से किसका संदर्भ है? ईश्वरचंद विद्यासागर, मेहराम जी, मेरवान जी, मालावारी और महादेव गोविंद रनाडे, बी आर अम्बेडकर। तो ये जो बात की गई ये की गई महादेव गोविंद रनाडे के बारे में। 101 नंबर का क्वेश्चन है। वर्ष 1923 में गठित ली कमीशन का उद्देश्य था राष्ट्रीय प्रेस पर सेंसरशिप आरोपित करना, सिविल सेवाओं में भारतीय राष्ट्रीय की भर्ती प्रणाली की जांच करना, केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों के अधिकार क्षेत्र को परिभाषित करना, देश में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा करना। तो ये कौन सा सही है? तो ये सही है सिविल सेवाओं में भारतीयों की भर्ती प्रणालियों की जांच करना। फिर नेक्स्ट है 102 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कौन से संगठन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा स्थापित किया गया था? ऑल इंडिया डिस्प्लेड क्लास लीग, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ, बहिष्कृत हितकारी सभा। तो कितने सही हैं इसमें से? तो इसका जो हो जाएगा वो केवल दो सत्य हैं। तो केवल दो सही हैं। तो इसमें से जो सही है तो दूसरा और तीसरा सही है, पहला सही नहीं है। ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, होम रूल आंदोलन की मुख्य मांग क्या थी? भारत की पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता, भारत के स्थानीय स्वशासन में अंग्रेजों को मुक्त कराना, भारत में शीघ्र 1909 में अधिनियम को लागू करना, व्हाइट कॉलोनी के समान स्वशासन का अधिकार करना। तो इसमें क्या मांग थी होम रूल आंदोलन की? तो होम रूल आंदोलन की इसमें से मांग थी व्हाइट कॉलोनी के समान स्वशासन का अधिकार। ठीक है, फिर नेक्स्ट 104 नंबर क्वेश्चन, आजाद हिंद फौज के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो प्रथम प्रथम आजाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1942 में की थी। तो अभी आपको मैंने बताया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने नहीं की थी प्रथम। तो ठीक है, इसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया है। फिर नेक्स्ट है, बोस ने 1943 में अस्थायी भारत सरकार की स्थापना की, जिसका मुख्यालय पोर्ट ब्लेयर में था, जिसे बहुत सी दूर ध्रुवी शक्तियों के द्वारा मान्यता प्रदान की गई थी। तो ये भी सही नहीं। सेना के लक्ष्य जापानी सहायता से भारत की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना था। ये था आरंभिक रूप में जापान द्वारा मलाया अभियान तथा सिंगापुर के भारतीय युद्ध के बंदियों को बनाकर गठित किया गया था। तो तीसरा चौथा सही है ऑप्शन ए, बाकी ये दोनों सही नहीं है, क्योंकि आरंभिक रूप से आजाद हिंद फौज की जापान द्वारा मलाया अभियान था, सिंगापुर भारतीय सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्रिस मिशन की विफलता, सर्वव्यापी असंतोष और लॉर्ड इरविन द्वारा गांधी जी की 11 सूत्रीय मांगों की स्वीकृति, मित्र राष्ट्रों के पराजय और दक्षिण पूर्व एशिया और बर्मा अंग्रेजों की वापसी। कौन सा कथन सत्य है? 1-2-1-2-4 या 2-3-4 या 1-2-3-4? तो इसका आंसर हो जाएगा 1-2-4, तीसरा नहीं होगा। तीसरा नहीं, गांधी जी के द्वारा 11 सूत्रीय मांगे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नहीं रखी गई थी। जनवरी 1930 में, तो 1930 में गांधी जी ने कुछ सामान्य और विशिष्ट मांगों का संयोजन करते हुए लॉर्ड इरविन के समक्ष अपनी 11 सूत्रीय मांगे रखी थी। गांधी जी मांगे सरकार की ओर से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया न आने के कारण कांग्रेस कार्य समिति ने उपयुक्त समय और स्थान पर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुभारंभ किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, राष्ट्रवादियों द्वारा नेहरू रिपोर्ट के प्रारूप तैयार करने के पीछे क्या कारण था? साइमन विरोधी आंदोलन का बहिष्कार करने की मांग उठाना, या 1928 में केंद्रीय विधानसभा में सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक की विफलता पर प्रतिक्रिया स्वरूप सामने आया था। इससे लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की अंगीकरण को लोकप्रिय बनाने के लिए लाया गया था। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सर्वसम्मत संविधान का निर्माण जो है वो जो है भारतीय नेताओं के लॉर्ड बर्केनडे द्वारा दी गई चुनौती के प्रत्युत्तर के रूप में सभी दलों के सम्मेलन 1928 में हुए थे, और संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता के लिए उप समिति का गठन किया गया था। इस प्रकार नेहरू रिपोर्ट आई थी। ठीक है, तो नेक्स्ट है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, मतलब सभी के सभी। अगला है, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसने भारत की एकता को बनाए रखा और अलग पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया, और इसने सभी भारत संघ हेतु संविधान बनाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित संविधान सभा का गठन करने की अनुशंसा की। इसने विदेशी मामलों और रक्षा संचार के विषयों के साथ संबंध रखने वाले मजबूत केंद्र का प्रावधान किया। तो इसमें जो पहला जो आंसर सही है, केवल पहला सही है और कोई नहीं सही है। तो दूसरा तीसरा गलत है, ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा गलत है, क्योंकि भले ही कैबिनेट मिशन ने योजना के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए अधिकार दे दिया था, लेकिन संविधान सभा का निर्वाचन परोक्ष रूप से होना था। और तीसरा गलत है, इस योजना में केंद्र सरकार को केवल 3 विषयों अर्थात विदेशी मामले, रक्षा संचार और आवंटन करके उनकी शक्तियों को शामिल करके सीमित किया गया था। 108 नंबर का क्वेश्चन है, मजबूत केंद्र का प्रावधान किया गया था तो उनकी शक्तियों को सीमित किया गया था। तो अगला है 108, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ब्रह्म समाज के संबंध में सही है? इसने पुरोहितवाद का विरोध किया था, और इसने मूर्तियों प्रतिमाओं का स्मरण, एक मिनट, पूजा का विरोध किया। इसने कर्म तथा आत्मा के देहांतरण, तो इसने कौन सा क्वेश्चन सही? हाँ, तो ब्रह्म समाज का मतलब सही है। इसने पुरोहितवाद का विरोध किया, सही है। इसने मूर्ति पूजा प्रतिमा पूजा का विरोध किया, भी सही है। इसने कर्म तथा आत्मा के देहांतरण के सिद्धांत का विरोध किया, ये नहीं था। बाकी एक दोनों सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे 109, तो 1784 की पिट इंडिया एक्ट के संदर्भ में भी कथनों पर विचार कीजिए।
इसने कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को अलग-अलग कर दिया था। इसने बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में नामित किया था। इसने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता की प्रणाली की लागू करने का प्रयास किया था। कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केवल एक। तो दूसरा गलत है क्योंकि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल का पद दिया गया था। तो और तीसरा गलत है क्योंकि 1833 चार्टर अधिनियम द्वारा नागरिक कर्मचारियों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आरंभ हुआ था। मदन मोहन मालवीय निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदू महासभा और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो मदन मोहन मालवीय जो संबंधित थे, सभी के सभी संबंधित थे। भारत में 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मोयामरिया द्वारा निम्नलिखित में से किस शक्ति के विरुद्ध विद्रोह किया गया? त्रावणकोर के शासक के लिए या असम के अहोम राजा के लिए, हैदराबाद के निजाम के लिए, अवध के तालुकदार के लिए? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सही हो जाएगा असम के अहोम के राजा के लिए। अगला रॉलेट एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सभी निर्वाचित भारतीय सदस्यों ने बिल के खिलाफ मतदान किया। इस अधिनियम में राजनीतिक कार्यकर्ताओं को बिना जूरी के मुकदमा चलाने या यहाँ तक कि बिना मुकदमे के कैद करने की अनुमति दी। कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो सत्य कथन हो जाएगा वो हो जाएगा दोनों के दोनों सत्य हैं। आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में पूना समझौते के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें जो सही नहीं है वो कौन सा नहीं है? तो ठीक है, इसमें केंद्रीय विधानमंडल 50% सीट दलितों वर्गों के लिए आरक्षित था, तो ये गलत है। 50% नहीं था, 18% कर दिया गया था। ब्रिटिश भारत में सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? लॉर्ड कैनिंग ने अनुबंध और मतलब अनकन्वेंटेड कन्वेनेंटेड सिविल सेवाओं की शुरुआत की। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम ने पहली बार सिविल सेवक की भर्ती के लिए एक खुली परीक्षा प्रदान की। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने पहली बार जिला कलेक्टर के पद का सृजन किया। भारत सरकार ने 1919 में भारत और इंग्लैंड में अलग-अलग आयोजित होने वाले भारतीय सिविल सेवा की भर्ती परीक्षा के प्रावधान किया था। तो इसमें जो सत्य है पूछा ना, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रतिज्ञा आंदोलन का संबंध किससे है? धार्मिक शपथ लेने पर रोक, बाल विवाह रोकने की शपथ, ब्रिटिश सामान का बहिष्कार या विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देना। इसका आंसर हो जाएगा बी, बाल विवाह रोकने का प्रथा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है घेरे रिंग फेंस नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य कंपनी की सीमाओं की रक्षा के लिए बफर जोन बनाना था। सहायक संधि की नीति का विस्तार था। कौन सा गलत कथन है? तो इसमें हो जाएगा घेरे की नीति के बारे में ऑप्शन ए केवल एक सत्य है, मतलब गलत है, दूसरा सही है। इसका उद्देश्य जो था तो रिंग ऑफ फेंस की नीति का उद्देश्य कंपनी की सीमाओं की रक्षा के लिए बफर जोन बनाना था और सहायक संधि की लॉर्ड वेलेस्ली नीति रिंग ऑफ फेंस का विस्तार था। अगला है निम्नलिखित कथनों में से महिला क्रांतिकारी के उनके कार्य सुमेलित कीजिए। बीना दास गिरफ्तारी कर सूर्य सुमेलित, उनके कार्य सुमेलित हैं। कौन से सुमेलित हैं? ठीक है, बीना दास क्या था? गिरफ्तारी का सूर्य सेना के साथ मुकदमा चलाया गया और कल्पना दत्त राज्यपाल के दीक्षांत समारोह के दौरान उन पर गोली चलाई गई। प्रीतिलता वाडेदार छापेमारी के दौरान मौत और शांति घोष सुनीता चंदेरी स्कूली लड़कियां जिन्होंने जिलाधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी। कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1, 3, 4 सही है। कल्पना दत्ता का सही नहीं है क्योंकि ये जो राज्यपाल के दीक्षांत जो थे क्या था, राज्यपाल के ये बीना दास थी, ना कि कल्पना दत्ता, ये बीना दास थी। ठीक है, नेक्स्ट है गांधी जी इरविन समझौते पर 5 मार्च 1930 को हस्ताक्षर किए गए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गांधी इरविन समझौते के 2 महान आत्माओं के मिलन कहा था। इसमें कौन सा सत्य है? तो दोनों के दोनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है सन्यासी विद्रोह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सन्यासी विद्रोह में सबसे पहले धार्मिक भिक्षुओं और बेदखल जमींदारों ने नेतृत्व में बंगाल के विस्थापित किसानों और विस्थापित सैनिक थे। इसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में प्रसिद्ध किया था। वंदे मातरम गीत का प्रयोग आनंद मठ पुस्तक में किया गया। कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो कथन सत्य है वो हो जाएगा सभी के सभी। नेक्स्ट है 1920 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित घटनाओं को सबसे पहले शुरू करने के कालक्रम में व्यवस्थित करें। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में संबंधित घटनाओं को पहले से शुरू करके कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ था 1940 से 41 के बीच में और क्रिप्स मिशन की शुरुआत हुई थी 1942 में और ये जो थे CR फार्मूला मतलब भारत छोड़ो आंदोलन
8 अगस्त 1942, ये मार्च को शुरू हुआ था 1942 को, ये अगस्त 1942 को, और सीआर फार्मूला जो हुआ था 1944 को, और आईएनए परीक्षण 1945 को हुआ था। तो ये जो हो जाएगा 1, 2, 3, 4 सब मिले हुए हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर अब्दुल गफ्फार खान द्वारा आयोजित रेड शर्ट्स खुदाई खिदमतदार ईश्वर का सेवक का मुख्य कार्यक्रम था आतंकवादी और क्रांतिकारी गतिविधियों को तर्ज पर आगे बढ़ाना, कांग्रेस के कार्यक्रम का प्रचार करना, उत्तर पश्चिमी सीमांत भाग में ब्रिटिश सरकार की सैन्य कार्रवाइयों का विरोध करना, अर्धसैनिक संगठन की स्थापना करना। कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो सही है वो हो जाएगा सी, उत्तर पश्चिम सीमांत पर ब्रिटिश सरकार की सैन्य कार्रवाई का विरोध करना। ऐतिहासिक लखनऊ समझौते के वास्तुकार और मास्टरमाइंड होने के कारण हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत का खिताब किसे दिया गया? सर सैयद अहमद खां को, फजल उल हक को, सरदार पटेल को, मोहम्मद अली जिन्ना को। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, 1 मिनट। 1 मिनट में चेक कर लूँ कोई क्वेश्चन गलत ना हो आपका। मोहम्मद को ऐतिहासिक लखनऊ समझौते, हाँ सही है। नेक्स्ट है 19वीं शताब्दी के अंतिम चतुर्थांश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों की निम्नलिखित में से कौन सी मांगे थी? तो इनकी मांगे क्या थी? सिविल सेवाओं में भर्तीकरण और आपराधिक मामलों में यूरोपीय लोगों का मुकदमा चलाने के लिए भारतीय न्यायाधीशों का अधिकार, शस्त्र धारण करने का अधिकार। कौन सत्य? तभी सभी सत्य हैं। अगला, भारत में अंग्रेजों की सफलता के क्या कारण थे? ब्रिटिश अपने युद्धों के वित्तपोषण के लिए ऋण बाजारों का सफलतापूर्वक उपयोग करता था। फ्रांस और पुर्तगाल की व्यापारिक कंपनियां बड़े पैमाने पर राज्य के स्वामित्व में थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर धारक कंपनी के निर्णय पर प्रभाव डालते थे। कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 3, केवल 1, 3 या 2, 3। तो इसमें जो सही है वो हो जाएंगे सभी के सभी। अगला है कांग्रेस अधिवेशन है, महत्व है। 1890 में राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रीय सम्मेलन का विलय। 1886 में सैयद बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने। 1885 में कांग्रेस का संविधान तैयार किया गया। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें इनमें से कोई नहीं, मतलब सभी के सभी सुमेलित है। ठीक है, 1 मिनट में चेक कर लेती हूँ। तो राष्ट्रीय कांग्रेस 1886 में राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रीय सम्मेलन का विलय हुआ था। 1 मिनट, राष्ट्रीय कांग्रेस तो ये सॉरी गलत है, ये विलय हुआ था 1886 में, और 1890 में क्या हुआ था? और सैयद बदरुद्दीन तैयब 1987 में पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने थे, 1987 में, ना कि 86 में। और 1885 में कांग्रेस का संविधान तैयार किया गया था। तो 1908 में अधिवेशन में कांग्रेस का संविधान तैयार किया गया था, 1908 में। ठीक है, तो ये सब कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कोई सुमेलित नहीं है, मतलब सभी गलत है, तीनों में सुमेलित नहीं है। ठीक है, गांधी जी द्वारा चंपारण आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था भूमि सुधार का प्रस्ताव, इंडिगो मजदूरों की समस्या का समाधान, औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध एक जन आंदोलन खड़ा करना और जाति व्यवस्था के बारे में भारतीय समाज को शिक्षित करना। इसका आंसर हो जाएगा बी, इंडिगो मजदूरों के बारे में। चंपारण के है ना, हाँ, मतलब नील क्रांति जो थी। 127 नंबर क्वेश्चन है, लखनऊ समझौता 1916 के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। दिसंबर 1916 का लखनऊ पैक्ट कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता था जिसके तहत कांग्रेस ने अलग निर्वाचन मंडलों को स्वीकार किया। यह बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता था। कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें जो दोनों के दोनों कथन सही है। अस्थायी बंदोबस्त के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। बंगाल के जमींदारों को तब तक जमीन का मालिक माना जाता था जब तक वो ईस्ट इंडिया कंपनी को नियमित रूप से राजस्व का भुगतान करते थे। जमींदारों को वो कंपनी को राजस्व की जो राशि देनी थी वह निश्चित थी और किसी परिस्थिति में नहीं बढ़ाई जाती थी। रैयत काश्तकार बन गए क्योंकि उन्हें मिट्टी की जुताई करने वाला माना जाता था। इस बंदोबस्त में जमींदारों को प्रशासनिक और न्यायिक शक्तियां प्रदान की। तो कौन सा सत्य है? तो इसमें जो है 1, 2, 3 तीनों सही है, चौथा गलत है। चौथा गलत है क्योंकि इस बंदोबस्त में जमींदारों के प्रशासनिक और न्यायिक कार्यों को छीन लिया गया और प्रदान नहीं किया गया, छीन लिया गया। नेक्स्ट है दुनिया में अत्यधिक प्रसिद्ध प्राप्त करने के बावजूद 18वीं शताब्दी की शुरुआत तब भारतीय हस्तकला उद्योग का पतन शुरू हो गया था। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार था? भारतीय बाजार में सस्ते ब्रिटिश माल का आयात, ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति, भारतीय वस्त्रों पर लगभग शून्य निर्यात शुल्क लगाया, संचार और परिवहन सुविधाओं में क्रांति। तो कौन सा सत्य है? तो इसमें जो सत्य कथन हो जाएंगे वो हो जाएंगे
1, 2, 4 तीसरा सही नहीं है। तीसरा गलत है क्योंकि दुनिया में अत्यधिक प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए 18वीं शताब्दी की शुरुआत तक भारतीय हस्तशिल्प उद्योग का पतन शुरू हो गया था और इसके कई कारण थे। तो अगला है 30 नंबर का, द्वितीय चरण के क्रांतिकारी आंदोलन के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का उद्देश्य एक सशस्त्र क्रांति का आयोजन करना था। अधिकांश क्रांतिकारी समाजवाद के विचार के लिए प्रति आकर्षित थे। कानपुर षड्यंत्र हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की कार्रवाई से जुड़ा था। कौन सा कथन सत्य है? तो पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। तीसरा गलत है क्योंकि काकोरी षड्यंत्र हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन सबसे महत्वपूर्ण कार्रवाई थी। और आगे कानपुर षड्यंत्र भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन से संबंधित था। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से नहीं, एसोसिएशन सबसे पूर्ण महत्वपूर्ण इकाई थी, कार्रवाई शुरू थी, इकाई थी। तो ये सही नहीं है, बाकी सही है। हाल ही में खबरों में देखी गई टैक्सी बॉट क्या है? एक नाव जो टैक्सी के रूप में चलाई जाती है, एक क्रिप्टोकरेंसी, एक मैलवेयर, एक विमान संचालन उपकरण। तो इसका आंसर हो गया एक है ये विमान संचालन उपकरण। ठीक है, नेक्स्ट है, तो टैक्सी बॉट का अर्थ है रोबोटिक जो टो ट्रक है जो एयरलाइंस की टैक्सी के दौरान एयर टरबाइन फ्यूल के उपयोग को कम करने में मदद करता है। बैसाखी महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह आमतौर पर 13-14 अप्रैल को मनाया जाता है। 1699 में गुरु गोबिंद सिंह द्वारा खालसा ये पंथ के गठन की याद दिलाती है ये। तो कौन सा कथन सत्य है? तो दोनों कथन सत्य हैं। यूनाइटेड शॉर्प स्वार्ड समाचार में उल्लेख किया गया जो संदर्भित करता है आईसीबीएम मिसाइल को इजराइल और अमेरिका में संयुक्त रूप से विकसित किया गया। दक्षिण एशियाई क्षेत्र में उग्रवादी समूह, चीन का सैन्य अभ्यास, यूरोपीय देशों के समूह का सामूहिक सुरक्षा गठबंधन। तो ये है ऑप्शन सी, चीन का सैन्य अभ्यास। नेक्स्ट है 134, स्ट्रीट चार्ल्ड वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी किसके द्वारा की गई? लंदन, कैलिफोर्निया, चेन्नई और मॉन्ट्रियल। तो किसके द्वारा की गई? ये की गई चेन्नई, भारत द्वारा। ठीक है, फिर ये अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे फ्रांस का सर्वोच्च फ्रांसीसी नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? रतन टाटा, शाहरुख खान, नरेंद्र मोदी, किरण नादर। तो किया गया नरेंद्र मोदी जी को। 1 मिनट, नरेंद्र मोदी जी को नहीं, ये किरण नादर को। परोपकारी और कला संग्राहक किरण नादर को हाल ही में सर्वोच्च फ्रांसीसी नागरिक पुरस्कार सवेलियर डे ला लेगेनियन डी ऑनर नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर दिया गया। अगला, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फसाई के आज से थोड़ा कम अभियान का उद्देश्य दैनिक सेवन में कमी लाना है। क्या? वनस्पति तेल, चीनी, नमक और ट्रांस फैट। तो किसको कम करना है? ये करना है नमक को। तो ईट राइट इंडिया आंदोलन लागू किए गए जो सभी नागरिकों के लिए सुरक्षित स्वास्थ्य और टिकाऊ पोषण सुनिश्चित करने के लिए देश की खाद्य प्रणाली को बदलने का प्रयास करता है। तो आज थोड़ा सा नमक एक सोशल मीडिया अभियान शुरू किया गया, थोड़ा सा नमक। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा देश पेट्रोलियम निर्यात देशों के संगठन प्लस ओपेक प्लस का हिस्सा है? मैक्सिको, ओमान, रूस, बहरीन। तो इसमें से कौन सा है? तो हो जाएगा सभी के सभी। तो हाल ही में गज उत्सव 2023 का उद्घाटन भारतीय राष्ट्रपति किस राष्ट्रीय उद्यान में किया गया? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल हाथी मानस राष्ट्रीय उद्यान। तो ये जो किया गया काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में किया गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 139, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 संदर्भ में कथन विचार कीजिए। इस रिपोर्ट की शुरुआत कानून मंत्रालय द्वारा की गई। इसमें उत्तर प्रदेश का 18वां स्थान है। 1, 2 दोनों या कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है? तो यह दूसरा सत्य है, पहला गलत है। तो पहला है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट की शुरुआत 2019 में टाटा ट्रस्ट द्वारा की गई। यह रिपोर्ट वितरण के 4 स्तंभों पुलिस, न्यायपालिका, जेल और कानूनी सहायता में किया गया। ठीक है, इस रिपोर्ट की शुरुआत कानून मंत्रालय द्वारा की गई, ये नहीं। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रालय ने किस राज्य में गुरुत्वाकर्षण तरंग पहचान सुविधा स्थापित की मंजूरी दी? तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात। तो ये दिया था महाराष्ट्र ने। ठीक है, नेक्स्ट है, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन प्रणाली की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया जिसके अध्यक्ष थे जी बालाकृष्णन, के सुब्रमण्यम, टी सोमनाथन, जी रोहड़ी। तो वो जो थे वो थे टी सोमनाथन। भारत का पहला 3D प्रिंटेड कार्यालय कहाँ खुलने वाला है? तो 3D प्रिंटेड कार्यालय ये खुलने वाला है बेंगलुरु में। नेक्स्ट है, खबरों में रॉकफोर्ट
मंदिर परिसर के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। माना जाता है कि मंदिर परिसर का निर्माण 6वीं शताब्दी में पल्लव वंश के राजाओं द्वारा किया गया था। यह तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली शहर में कावेरी नदी तट पर स्थित है। कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें सत्य है दूसरा, पहला गलत है। तिरुचिरापल्ली जो है ये जो है तिरुचिरापल्ली में रॉक फोर्ट थायमन स्वामी मंदिर का चिथिराई कार उत्सव मंदिर परिसर में पवित्र ध्वज फहराने के साथ शुरू हुआ। तो ये जो है तिरुचिरापल्ली रॉक फोर्ट, जिसे स्थानीय रूप से मलाई कोटाई के नाम से जाना जाता है, एक प्राचीन चट्टान पर बना ऐतिहासिक किला और मंदिर परिसर भारत तमिलनाडु में कावेरी नदी के तट पर तिरुचिरापल्ली शहर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑपरेशन कावेरी के संबंध में कथन विचार कीजिए। कावेरी नदी में अवैध रेत खनन पर रोक लगाने के लिए एक अभियान है। इस संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के सहयोग से तमिलनाडु सरकार द्वारा लागू किया गया। इसमें कौन सा कथन सत्य है? तो ये जो सही है कौन सा सही है? तो कोई नहीं सही है। तो भारत में सूडान में फंसे नागरिकों को निकालने के बचाव में अभियान में कावेरी शुरू किया गया था, रेत खनन का नहीं है। इसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण तो सूडान बचाव कार्यों का नाम ऑपरेशन कावेरी रखा गया। इसी उद्देश्य प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन बचाव कार्यक्रम का नाम गंगा रखा था। तो यूएन पर्यावरण कार्यक्रम का सहयोग तमिलनाडु सरकार द्वारा लागू किया गया था, तो गलत है भाई। नेक्स्ट है ग्लोबल ट्रेड रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? शरणार्थी के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त, बैंक, विश्व बैंक के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ग्रीन पीस के। तो ये जारी किया जाता है शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त के लिए ग्लोबल ट्रेड रिपोर्ट यूएनएचआरसी। मतरबारी बंदरगाह के संबंध में कथन विचार कीजिए। बांग्लादेश के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित एक गहरा समुद्री बंदरगाह है। इसका निर्माण रूस की सहायता से किया जा रहा है। इसमें जो सही है पहला सही है। ठीक है, तो शरणार्थी के आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों के अपने देशों तथा मूल क्षेत्रों में लौट आए हैं लोग शरण चाहते हैं और राज्य भी। एक मिनट, तो मातरबाड़ी डीप सी पोर्ट बांग्लादेश के मातरबाड़ी में निर्माणाधीन है। बांग्लादेश के दक्षिण पूर्व तट पर स्थित है और इसका निर्माण जापान की सहायता से हो रहा, ना कि रूस की सहायता से। पुष्करम उत्सव के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। ये 12 प्रमुख नदियों से प्रत्येक के लिए उस नदी की राशि के अनुसार 12 दिनों तक मनाया जाता है। 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। तो कौन सा सही है? ये सही है, दोनों के दोनों सत्य हैं। आईएनएस तरकस के संदर्भ में कथन विचार कीजिए। तरकस गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट के तलवार वर्ग से संबंधित है। सूडान निकासी से शामिल होने वाला तीसरा जहाज है। इसमें कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य है दोनों के दोनों। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक के संदर्भ में कथन विचार कीजिए। सूचकांक 195 देशों में स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी क्षमताओं का मूल्यांकन और बेंचमार्किंग का है। इसे न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव और जॉन्स हॉपकिंस सेंटर द्वारा साझेदारी में विकसित किया गया है। कौन सा इसमें सत्य है? तो जो सच है वो दोनों के दोनों सत्य हैं। आईआईटी परिषद के संदर्भ में कथन विचार कीजिए। इसकी अध्यक्षता शिक्षा मंत्री करते हैं। यह आईटी कर्मचारियों के कैडर भर्ती के तरीकों और सेवा की शर्तों के संबंध नीति निर्धारित करता है। इसमें कौन सा सत्य? दोनों सत्य हैं। तो अगर ठीक है, पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर आपको क्वेश्चन में कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा। अगर कोई क्वेश्चन मिस्टेक लग रहा हो वो भी बताइएगा और लेकिन बताइएगा नंबरिंग और कौन से नंबर मिनट पे है, ताकि हम उसको चेक कर सकें। तो क्वेश्चन पसंद आता है तो लाइक से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तो जय हिंद, जय भारत।